नमस्कार दोस्तों, पीआईबी प्लस न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे जुलाई के तीसरे वीक के करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं जेम पोर्टल। तो जेम पोर्टल क्या है? यह गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है ये। और फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा इसमें भारी मात्रा में इससे खरीदारी की गई, तो इसमें ये न्यूज़ रहा। लेकिन हम लोग को इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि जेम पोर्टल क्या है। तो ये जैसे कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि एक मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारे सरकारी कार्यालय के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि छोटी कागज़ से लेके पेंसिल और पेन टोटल चीज़ वहाँ पे मौजूद रहती हैं। और फिलहाल में इसमें शामिल कर दिया गया कुल कैटेगरी, अर्थात इसमें टोटल वस्तुएं 689 जो कैटेगरी इसमें शामिल कर दिए गए हैं वस्तुओं के। और यहाँ पे 50,000 से कम वस्तुओं के लिए कोई भी, जैसे कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं सरकारी कार्यालय से संबंधित कोई भी वस्तु के लिए। तो ये इसकी, और इससे क्या होगा, इससे मतलब कि जो ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक, और भ्रष्टाचार नहीं होगा। इसलिए ताकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो सरकारी है, मतलब कि कार्यालय ऑफिस है, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि अपनी जो आवश्यकता है, जो ऑफिस की आवश्यकता है उससे ज़्यादा बिल बना देते हैं, तो सरकार पे बोझ बनती है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, भ्रष्टाचार भी रुकेंगे, तो इससे ये फ़ायदा होगा। अब हम लोग जान लें कि ये जो फिलहाल में इससे जो खरीदारी की गई है वो कृषि एवं जो कृषि मंत्रालय है उसके अंतर्गत 3 विभाग हैं और उसकी खरीदारी की गई है। तो हम लोग को ये भी जानना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन विभाग आते हैं। तो जैसे पशुपालन हो गया, मत्स्यिकी हो गया, और फिर डेयरी विभाग हो गया, ये इसके अंतर्गत कृषि एवं किसान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये फिलहाल में ई मार्केट प्लेस जो होता है जेम, उससे इन्होंने खरीदारी की है, इस मंत्रालय ने खरीदारी की है। और फिर इससे टैक्सी टेंडर इत्यादि के लिए भी इस पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। तो हम लोग देखिए अभी क्या देखिए, अभी जेम पोर्टल जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है, जहाँ पे सभी तरह की सरकारी आवश्यकता की जो भी नेसेसरी वस्तुएं हैं वहाँ पे उपलब्ध हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सोहम, एक अभिनय और नवजात श्रवण स्क्रीन उपकरण, हेयरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस फॉर न्यूबॉर्न्स बेबी। तो यहाँ पे ये ऐसा मतलब डिवाइस है जिससे क्या होगा कि ऐसा विकसित किया गया है जो बच्चों के सुनने के लिए उसमें सहायता उपलब्ध कराएगा। ये सहायता करेगा ताकि फिलहाल में, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं सुन सकते हैं, जन्म से नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? ये मेमर्स सोहम इनोवेशन लैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें सहयोग किया गया है बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके जो है इसमें सहयोग किए हैं इसके निर्माण में। और फिर आज तक जो भी डिवाइस रहती हैं, इस तरह की हेयरिंग डिवाइस होती हैं, तो वो काफ़ी महंगे पड़ती थी। लेकिन ये ऐसा बनाया गया फिलहाल में जो ठीक है, मतलब कि कैपेबल कोई भी खरीद सकता है, और इसे और भी सस्ती बनाए जाने की बात की जा रही है। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फिलहाल में जो टोटल प्रति वर्ष अगर आंकड़ा देखा जाए तो उसमें विश्व स्तर पे जो है काफ़ी मात्रा में, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 लाख की संख्या में जो दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें कि जो 1 लाख बच्चे भारत में ही दिव्यांग टाइप के होते हैं। तो इसलिए इसमें हियरिंग भी उसमें एक बड़ी समस्या है, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ही ये मददगार साबित हो सकता है। इसका नाम क्या है? ये सोहम नाम है, ठीक। और फिर यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख लें कि यहाँ पे जैसे कि इसमें दिया है कि जो इसको सहयोग किया है, इसमें सहयोग दिया है बायोटेक्नोलॉजी विभाग। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक मतलब कार्यक्रम है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, इसका जैसे कि जो भी हमारे भारत में ऐसे उपकरण विकसित करना, जिससे कि जो
ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित करना ताकि हमारी जो अगली पीढ़ी है उनको उसके लिए मतलब कि सस्ते तौर पे जो चिकित्सा है उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका मुख्य मकसद इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद है। और साथ ही ये देखते हैं कि ये मतलब कि ये जो है विकास किया गया है, इसमें एम्स और आईआईटी जो है उसने भी काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें योगदान दिया है। और फिर जो कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड इस कार्यक्रम की जो है तकनीकी और कानूनी गतिविधियों का प्रबंधन करता है। तो ये रहा हम लोग का, देख लिए सोहम जो डिवाइस है क्या है, ये हियरिंग स्क्रीनिंग डिवाइस है जो न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। अब हम लोग देख रहे हैं मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय सामरिक योजना। तो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, तो इसका जो फिलहाल में इसके जो प्लान किया गया है तो इसके तहत ये किया गया है कि 2017 से 22 तक की स्थिति में टोटली यहाँ से मलेरिया को मतलब समाप्त कर देना है। इसके लिए इसको लाया गया है फिलहाल में। और फिर ये जैसे कि फिलहाल में ये जैसे कि WHO के जो कार्यक्रम अभी चल रहा है जिसमें कि 2016 से 30 तक के जो मलेरिया समाप्त करने के लिए इस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत ये बनाया गया, इसको ध्यान में रख के इस प्लान को बनाया गया है जिसमें कि 2017 से 22 तक के टारगेट को रखा गया है। और फिर इसमें है कि जो फिलहाल में जो भी संदिग्ध मामले हैं जिला में पता लगाया जा रहा है तो उसको मतलब पूरी तरह से 100% तक निदान करना है कि अर्थात पूरी तरह से उसको मलेरिया को हटाना है, इसका मुख्य लक्ष्य है। अब हम देख रहे हैं इसके अंतर्गत जो है ये प्लान बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत 4 राज्यों जो राज्य हैं मलेरिया से पीड़ित राज्य हैं उनकी श्रेणी अलग अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जिसमें कि जो 4 श्रेणियाँ हैं जैसे कि कुछ है शून्य है अर्थात वहाँ पे कोई भी मामला नहीं है। और फिर है इसमें इसके अंतर्गत 75 जिले आते हैं। और फिर जो श्रेणी 1 है उसके अंदर 4 से 448 जो है जिले कवर किया गया है, जिसमें कि जैसे वहाँ पे 1000 की आबादी में 1 मामले सामने आते हैं। वैसे ही श्रेणी 2 है उसके अंतर्गत 48 जिले शामिल हैं और उसमें प्रति व्यक्ति जो है अर्थात 1000 में से 1 या उससे अधिक वहाँ पे मामले देखे गए हैं। और फिर श्रेणी 3 है उसमें 107 जिले शामिल हैं और फिर 1000 की आबादी वहाँ पे 1000 की आबादी में 2 या उससे अधिक जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को देखा गया है। तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि इसका जो लक्ष्य है 2017 से 22 तक है। और फिर इसका जो चलाया जा रहा है तो इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको मतलब इस प्लान को बनाया गया है। तो ये हम लोग इससे पहले भी एक जैसे कि मलेरिया ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जिसमें कि राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ये कार्यक्रम का नाम है, जिसके तहत मलेरिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। तो फिलहाल में हम लोग को जो फिलहाल में ये नया स्ट्रेटेजिक प्लान जो बनाया गया है तो ये मलेरिया उन्मूलन से है। तो फिलहाल में हम लोग को याद रखना है कि ये कितने साल के लिए है। तो ये इसका जो टारगेट है ये 2017 से 22 तक है। और ये किसके अंतर्गत कार्य कर रहा है तो ये WHO ग्लोबल तकनीक रणनीति 2016 से 30 तक है। तो उसके मतलब कि उसको उस पर आधारित है ये कार्यक्रम। अब हम लोग देख लेते हैं मलेरिया जो है ये कैसे फैलता है और फिर क्या है। तो ये जैसे कि एनाफिलीज मच्छर काटने से फैलता है और ये इसके लिए उत्तरदायी जो परजीवी होते हैं तो प्लाज्मोडियम फल्सीफेरम जो होता है PF होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। और ये ज़्यादातर जैसे कि कहाँ पे ये सब बीमारी फैलता है तो ये जंगली या मैदानी क्षेत्रों में ये बीमारी और ये परजीवी पाए जाते हैं खासकर। और साथ ही फिलहाल में अगर भारत की स्थिति देखी जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो मलेरिया से क्षेत्र हैं तो उसमें 6 राज्य आते हैं, जिसमें कि ओडिशा है 40%, झारखंड 20%, छत्तीसगढ़ 20%, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। ये सभी जो मुख्य केंद्र बिंदु है मलेरिया से पीड़ित राज्यों के अंतर्गत। तो ये हम लोग देख लिए, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसकी जो राज्य की स्थिति इसमें कितना % है किसकी भागीदारी और कहाँ पे ज़्यादा पीड़ित लोग हैं और किस मच्छर से काटता है, किस परजीवी इसके लिए उत्तरदायी होता है। ये सब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से महत्वपूर्ण है, तो इसको भी याद रखिएगा।
अब हम लोग देख रहे हैं इको ब्रिज फॉर मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। तो ये ऐसा एक ब्रिज बनाया जा रहा है जहाँ पे जो टाइगर को मतलब कि जोड़ने का काम करेगा, वहाँ से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र, वहाँ से उस ब्रिज के माध्यम से, उस पुल के माध्यम से जा सकते हैं टाइगर्स। तो ये जो एक से दूसरे जगह जोड़ने का जो रहा है, तो ये तेलंगाना का राम भीम आसिफाबाद जिला जंगल है, वहाँ से महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले तड़ोबा अंधारी व्याघ्र रिजर्व को जोड़ने का प्रयास किया गया, मतलब इसके अंतर्गत जोड़ा जाएगा। तो ये कार्यक्रम मतलब कि ये ब्रिज बनाया जाएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, जब जोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे मिट्टी से उसको जो ब्रिज है उसको ढक दिया जाएगा और फिर उस पर पेड़ पौधे घास वगैरह उगा दिए जाएंगे, ताकि टाइगर को ना लगे कि ये मतलब कि ये हमारे क्षेत्र से अलग चीज़ है। तो फिर क्या होगा, इस तरह से काफ़ी दूर तक टाइगर अपना मतलब कि आ जा सकते हैं और फिर उनके लिए बढ़िया मतलब कि उनके लिए सही रहेगा। और ये भी है कि अब ये देखना है कि ये जो विकास किया गया है किसके अंतर्गत इसका विकास किया गया, तो ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इस अवधारणा का विकास किया है ताकि मतलब कि टाइगर्स की सुरक्षा के लिए। और फिर ये एक जो नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड लाइफ जो है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये एक सांविधिक संस्था है और इसका जैसे कि इसको स्थापित किया है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको स्थापित किया गया है। और ये कार्य क्या करती है, तो ये कार्य करती है सरकार को सलाह देने की। और फिर इसके जो किस संबंध में ये सलाह देती है, तो ये पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे हैं, जो जीव जंतु हैं उनके रक्षा संबंधी जो भी मुद्दे हैं, उसके संदर्भ में ये क्या करती हैं, सलाह देती हैं। और फिर इसका जो मुख्य होता है, जैसे चेयरमैन होता है, तो ये कौन होता है, पीएम हमारे होते हैं। अगर वाइस चेयरमैन देखा जाए तो ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं, इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसका कार्य है वही जैसे सलाह देना सरकार को किससे, जंगली जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए पर्यावरण संबंधी मुद्दों पे ये अपना विचार विमर्श देता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम चलाता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, नेशनल बोर्ड फॉर वर्ल्ड लाइफ। और ये देखिए इको ब्रिज फॉर मूवमेंट ऑफ टाइगर्स। तो ये इसमें ये भी ध्यान देना है कि कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसको तेलंगाना के कोमराम भीम आसिफाबाद जिले के जंगलों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी व्याघ्र रिजर्व है, उसको जोड़ा जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये ताडोबा अंधारी व्याघ्र रिजर्व कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में, इसको भी हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग देख रहे हैं वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड सॉफ्ट सिलिकॉन हार्ट को विकसित किया है। तो ये कहाँ के वैज्ञानिक, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। इसका जो हार्ट है 3D हार्ट को बनाया है। तो ये है कि जैसे कि फ़िलहाल में बहुत सारे मतलब कि हार्ट से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी हार्ट काम नहीं करता है, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, तो उसमें ये मतलब कि कारगर साबित हो सकता है, रोगी को बचाया जा सकता है। लेकिन ये जैसे कि जो परमानेंटली जैसे कि एक हमारा जो वास्तविक हार्ट है उसका तो जगह नहीं ले सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये मतलब कि जो हृदय प्रत्यारोपण से संबंधित जो मामले हैं इससे अच्छे बताए गए हैं और उसमें काफ़ी कारगर साबित हो सकता है ये। और फिर साथ में है कि इसका जो जैसे वज़न देख रहे हैं 390 ग्राम है। और फिर ये 679 जो घन सेंटीमीटर इसके जो सेंटीमीटर है इसका, और फिर बड़ा है और साथ ही सिलिका से बना हुआ है ये। और इस तरह से ये 3D प्रिंटिंग है जो हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बहुत बड़ा ये योगदान दे सकता है। विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। हार्ट से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा विकल्प लेके आया है ये 3D प्रिंटेड सॉफ्ट सिलिकॉन हार्ट। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा हार्ट यहाँ पे स्थापित होता है और ये रहा हमारा हार्ट, जो हार्ट का काम है तो भी इस तरह का कार्य करेगा। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं जो वेन्स होती हैं, थोड़ा हम लोग हार्ट के बारे में देख लेते हैं कि कैसे कार्य करता है। तो वेन्स होती हैं तो ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में जितने भी जो अशुद्ध रक्त होते हैं उसको क्या करती हैं कि हार्ट तक ले आती हैं, अशुद्ध रक्त को। और जो अटरेरी होती है तो ये क्या करती है, अटरेरी हमारे जो भी शुद्ध रक्त हैं हमारे हार्ट में उसको पूरे हमारे शरीर तक पहुंचाती है। लेकिन हम लोग को एक चीज़ इसमें याद रखना है कि जो पल्मोनरी वेन्स है तो ये क्या करती है कि जो हमारे लंग्स से
हैं, मतलब कि जो हमें, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये शुद्ध जो वेन्स है अशुद्ध रक्त को हर तक पहुंचाती है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स अपवाद स्वरूप क्या करती हैं कि शुद्ध रक्त को क्या करती हैं कि हमारे फेफड़ों से लेके यहाँ पहुंचाती हैं। लेफ्ट जो है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम जो है यहाँ तक पहुँचाती हैं। इसको हम लोग अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको बायां आलिंद के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम लेफ्ट एट्रियम है। और फिर इसी तरह आर्टरी है, एक आर्टरी है जिसे हम धमनी कहते हैं। तो ये क्या करती है, जो शुद्ध रक्त है पूरे शरीर में पहुँचाती है। लेकिन यहाँ पे भी अपवाद है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है तो ये क्या करती हैं कि अशुद्ध रक्त को, जो अशुद्ध रक्त है उसको हमारे ये राइट वर्टिकल है तो उससे फेफड़ों में पहुंचाती है, फेफड़ों में अर्थात लंग्स में पहुंचाती है। तो ये हम लोग थोड़ा इस पे जो इसके अपवाद है उसको भी ध्यान में रखें। हर्ट भी हमारे जैसे कि एक जो साइंस का भाग है, ये बायो का भाग है, तो ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते रहें। अब हम लोग देख रहे हैं वंदना योजना, तो इसका नाम है वंदना योजना ये है। और फिर फिलहाल में इसको शुरुआत किया गया है। तो ये किस तरह की योजना है, तो ये पेंशन योजना है। तो पेंशन योजना है जो अगर आयु देखी जाए तो आयु इसके 60 वर्ष या उससे अधिक के लिए ये बनाया गया है ये पेंशन योजना। और इसके अंतर्गत अगर कोई अगर ब्याज लेगा तो ब्याज जो अगर मतलब कि ऋण लेता है, लोन लेता है, तो क्या मिलेगा 8% तक उसको मिलेगा, 8% के दर से ब्याज मिलेगा और साथ ही उस पर GST नहीं लागू होगा इसके अंतर्गत। और फिर यह है कि 10 वर्ष के लिए जो है ये जो इसका ब्याज का दर रहेगा 8% या फिर 8.3% के बराबर होगा इसका जो ब्याज रेट है। अब इसके अंतर्गत ये भी है कि जैसे कि मतलब कि ये जो पेंशन अगर भुगतान पेंशन अगर इसको किस्त में भी जमा किया जा सकता है, जो ब्याज लिया गया है, मतलब कि जो कर्ज लिया गया है तो उसके अगर भुगतान करना है तो उसको किस्त में भी किया जा सकता है। और फिर इसमें जैसे कि हम देख चुके GST के अंतर्गत छूट भी प्रदान किया गया है। और फिर न्यूनतम पेंशन अगर इसके अंतर्गत शुरुआत होती है तो ये 12,000 रुपये से, और पर मंथ इसके अंतर्गत 1,000 रुपये मिलेगा। तो ये रहा, और 10 साल की अवधि के लिए इसको ये वंदना योजना को चलाया गया है। तो ये हम लोग को याद रखना मुख्यतः कि वंदना योजना किससे संबंधित है, तो ये वंदना योजना जो है मुख्यतः पेंशन से संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो शामिल हैं कितने एज आयु या फिर योग्यता कहेंगे तो 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वरिष्ठ इसके अंतर्गत शामिल हैं। अब हम लोग देख रहे हैं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। तो ये भी एक योजना है, फिलहाल में शुरू किया गया है। तो ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत किया गया है। और फिर ये एक ऐसी योजना है जो दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सब मिशन योजना, अर्थात इसमें ये उप योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन आएगा। किसके अंतर्गत, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत ये आएगा। और फिर जो इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो DA मतलब कि दीनदयाल उपाध्याय योजना है, तो उसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूह हैं, तो उनको प्रोत्साहित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करें कि जो गांव क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे परिवहन को पहुँचाएं विभिन्न तरह के, ताकि गांव भी शहरों से और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ सके, उनका भी विकास हो। तो इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा स्वयं सहायता समूहों को। और इसके लिए उनको परिवहन जैसे कि रिक्शा हुआ, 3 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, विभिन्न तरह के जो मतलब कि व्हीकल्स हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। वो भी मतलब कि काफ़ी किफ़ायती रेट पे उसको, या फिर यहाँ पे लिखा है कि अगर जो भी वाहन खरीदते हैं तो उनको ब्याज मुक्त ऋण द्वारा प्रदान किया जाएगा। अर्थात जो भी लेंगे तो उस पर कोई भी ले लेंगे, मतलब कि खरीद लेंगे, लेकिन उस पर ब्याज ऐसे ही जितना उसका इनकम है, जितना उसका रकम उतना ही चुकाएंगे, उस पर ब्याज कोई नहीं लगेगा। तो ये क्यों इस तरह का किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित होकर स्वयं सहायता समूह इसको खरीदें और ग्रामीण स्तर तक जो परिवहन सेवा हैं उनको पहुँचाएँ। और फिर इसकी जो ये अभी अवधि रखी गई है 17-18 से 19-20 तक, अर्थात 3 साल के अंतर्गत एक पायलट परियोजना के तहत इसको शुरुआत किया गया है, जिसमें अगर ब्लॉक देखा जाए
750 ब्लॉकों को इसके अंतर्गत टारगेट किया गया है। और फिर ये क्या करेगा, जैसे कि हम लोग देखिए कि इससे क्या होगा, ये गांव के जो गांव के विकास में महत्वपूर्ण स्थान लेगा। जैसे कि गांव का कनेक्टिविटी शहरों तक होगी, विभिन्न क्षेत्रों में होगी, तो उससे विकास ही होगा। और फिलहाल में इसमें जैसे कि 17 राज्यों में इसके 5209 गांव को टारगेट किया गया है और वहाँ पे इतना जो उद्यम स्थापित किया जाएगा। तो ये रहा हमारा क्या, आजीविका ग्रामीण मिशन। तो इसके हम लोग को ये भी जानना जरूरी है इसमें कि ये किसका सब मिशन है। तो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये कार्य करेगा। और फिलहाल में जो इसका ये जो मुख्य उद्देश्य है, जो एसजी हैं मतलब स्वयं सहायता समूह है, उनको प्रोत्साहित करना, ग्रामीण स्तर पे परिवहन का मतलब कि परिवहन को संचालित करें, इसके लिए है। अब हम लोग देख रहे हैं सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये सारथी ऐप है, ये रेलवे से संबंधित है और फिर फिलहाल में इसको लॉन्च किया गया है। और अगर ये मतलब ऐसा लॉन्च है जो ये ऐसा ऐप है जिसके थ्रू अगर डाउनलोड किया जाएगा तो विभिन्न तरह के जो भी ट्रेन से संबंधित हम लोग को जानकारियाँ चाहिए होगी तो इससे हम लोग को मिल सकती है। और विभिन्न तरह के जैसे कि फिलहाल में है कि कई ऐप पे कई जगह से हम लोग एक चीज़ को पता करते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेन से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी एक ही जगह रहेगी, इसी ऐप पे रहेगी, जिससे कि हम किसी को भी यात्री को असुविधा नहीं होगी। और ये इस तो मुख्यतः इसमें याद रखना है कि जो ये मतलब ऐप क्या है, किससे संबंधित हो, तो रेलवे से संबंधित है, ये हम लोग को याद रखना है। सारथी ऐप किससे संबंधित है, रेलवे से। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं पाइक विद्रोह 200वें समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा। तो ये पाइक विद्रोह फिलहाल में और जो है इसको उड़ीसा में हुआ था। तो उसके फिलहाल 1817 में हुआ था, तो इस समय 2017 हो रहा है। तो उसके समारोह का फिलहाल में समारोह मनाया जा रहा है इस संदर्भ में, तो उसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो हम लोग को मुख्यतः ये जानना है कि एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है पाइक विद्रोह। इस तरह के विद्रोह पूछे जाते हैं काफ़ी, तो ये चर्चा में भी रहा है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है पाइक विद्रोह से देख लें, तो ये 1817 में हुआ था और किसके विरुद्ध, अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध इसको किया गया था। और फिर ये उड़ीसा के पाइक जाति द्वारा इसको शुरुआत की गई थी, इसका ये विद्रोह किया गया था। और इसके नेता जो थे ये 1817 से 1825 तक नेता बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोह को लड़ा गया। लेकिन 1825 आते तक ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा इसको कुचल दिया गया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये इसे प्रथम विद्रोह की संज्ञा दी जानी चाहिए, क्योंकि यह 1857 से पहले हुआ था और व्यापक मात्रा में हुआ था। तो कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, इस संदर्भ में ये अवनमत व्यक्त करते हैं। तो फिलहाल में हम लोग को तो ये जानना है कि कब हुआ था और किसके विरुद्ध, अंग्रेज की नीतियों के विरुद्ध हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उड़ीसा में, और पाइक जनजाति के द्वारा हुआ था। और फिर इसके जो नेता थे बख्शी जगबंधु थे, और ये इस तरह से 1825 में इसको कुचल दिया गया। तो हम लोग को मुख्यतः ये याद रखना है। तो ये हम लोग का रहा पाइक विद्रोह। अब हम लोग देख रहे हैं जो फिलहाल में इंडियन आर्मी द्वारा एक MU सिग्नेचर किया गया, किसके साथ, DRDO के साथ MU का सिग्नेचर किया गया है। और फिर ये है MRSAM डिफेंस सिस्टम रेजिमेंट। तो ये एक मतलब कि इसके लिए दोनों के बीच जो MU साइन हुआ है। तो जो ये है सिस्टम है, ये क्या करेगा, मध्यम रेंज के जो सतह उसके अंतर्गत मिसाइल बनाई जाएगी इस MU के अंतर्गत। और फिर इसको कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये चीन और पाकिस्तान के सामने इसको स्थापित किया जाएगा। और इस योजना के तहत 5 रेजिमेंट बनाने के मतलब कि समझौता किया गया, MU पे सिग्नेचर किया गया है। और फिर ये हम लोग को देखना है मुख्यतः कि ये जो MRSAM जो ये डिफेंस प्रणाली है किस तरह का है। तो ये जो है ऐसी प्रणाली है, मिसाइल प्रणाली है
कि अगर इसके तहत कोई मिसाइल बनाया जाएगा तो कोई किसी में भी किसी भी मौसम में कार्य करेगा। और फिर जो है भूमि आधारित वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये आता है। और फिर ये जो मिसाइल है ये किसी को भी दाग सकता है, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हुआ, विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी, ये सभी को अपना निशाना बना सकता है। और इसकी अधिकतम जो अगर दूरी देखी जाए कहाँ तक ये वार कर सकता है तो ये 50 से अधिक किलोमीटर तक ये अपना लक्ष्य को साध सकता है। और फिर ये कैसे बनाया जाएगा, सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल बनाया जाएगा इसके अंतर्गत। और ये बराक 8 जो है, बराक 8 जैसे इजराइल के द्वारा बनाया गया था तो उसी के अंतर्गत उसी के टेक्नोलॉजी पे इसको बनाया जाएगा। मतलब वही ये टेक्नोलॉजी है, कौन सा, AMR सेम जो है बराक 8 की ही टेक्नोलॉजी है। तो फिलहाल में इसको जैसे कि तो उस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत दोनों के बीच इंडियन आर्मी और DRDO के बीच साइन हुआ है। तो अगर इसको बनाया जाएगा तो इसमें इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और DSU जो है, DPSU है, वो सभी मिलकर इसको बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारे जैसे कि जो हम लोग इजराइल से ले रहे थे उसको खरीदे थे ब्राकेट को, तो वो हमारे भारत में ही विकसित किया जाएगा। तो इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हम लोग को मुख्यतः इसमें यही देखना है कि जैसे कि इन दोनों के बीच इंडियन आर्मी और DRDO के बीच समझौता हुआ, और किस लिए समझौता हुआ, तो AMR सेम डिफेंस सिस्टम के लिए। और क्या है ये, इसको हम लोग को देखना है। यह सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है बराक 8 जैसा, और फिलहाल में इसको इंडिया में ही बनाया जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 3 राज्यों को NAFCC नेशनल एडप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए दिया जाएगा। तो इसमें जो शामिल राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, सिक्किम इसके अंतर्गत शामिल हैं। और फिर जो जो फिलहाल में जो राज्य हैं जैसे कि हम लोग देख रहे हैं तो सिक्किम हो गया, तो सिक्किम में इस जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित फंड दिया जाएगा तो वो उसका मुख्य उद्देश्य होगा सुरक्षा, जल से सुरक्षा, मतलब कि जल सुरक्षा के लिए, जल पीने योग्य या फिर विभिन्न तरह के जल का वेस्टेज ना हो, इसके लिए विभिन्न तरह के मुद्दे जल से संबंधित उसको हल करने के लिए इसमें यहाँ पे फंड आवंटित किया गया है। और फिर राजस्थान में भी है, वहाँ पे इसको आवंटित करने का जो मुख्य उद्देश्य है तो वो जल स्वावलंबन अभियान को विकसित, उसके अंतर्गत गांव में पानी पहुंचाने के लिए, पानी की सुरक्षा के, जल सुरक्षा के लिए इसको राजस्थान में आवंटित किया गया है। वैसे ही अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत जो गांव आते हैं वहाँ पे इसको मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों पे जो निर्भरता है उसको और मतलब कि उसके क्षमता को विकसित करने के लिए, प्राकृतिक संसाधन के मतलब कि उसको और नुकसान ना पहुँचे इसके लिए वहाँ पे फंड दिया जा रहा है गुजरात में। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः यही याद रखना है कि जो ये क्या है, तो ये मतलब कि जो फिलहाल फंड दिया जा रहा है तो ये फंड दिया जा रहा है 3 राज्य राजस्थान, गुजरात, सिक्किम, इसके फंड दिया जा रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि फंड जो है इसके बारे में देख लें कि ये फंड क्या है। तो ये जैसे कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये इसके अंतर्गत 100% अनुदान दिया जाता है जो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। और फिर ये विभिन्न जलवायु परिवर्तन से विभिन्न मुद्दों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उससे निपटाना करने के लिए उसको योजना मतलब कि इस फंड को आवंटित किया जाता है। और जैसे कि हम लोग देख लिए कि राज्य हो या संघ शासित प्रदेश हो, किसी को भी ये जलवायु परिवर्तन संबंधित फंड दिया जा सकता है। और फिर इसका जो कार्य मतलब कि फिलहाल में अगर इसकी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार जो हैं कि कौन अगर इसको मतलब क्रियान्वित करेगा तो ये नाबार्ड इसके लिए मतलब जिम्मेदार है, वो इसको करवाए मतलब लागू करेगा और विभिन्न स्तरों पे उसको देखेगा। तो हम लोग देख लिए नेशनल एडप्शन फंड क्या है। और फिर फिलहाल में इसको 3 राज्यों को दिया गया है, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात, इसको देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता, तो सिविल न्यूक्लियर डील है। तो ये इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फिलहाल में जो जैसे कि इसको लागू कर दिया गया है जो डील थी, तो ये डील को बहुत पहले ही जैसे नवंबर 2016 में ही जो हमारे PM हैं उनके द्वारा इस पर सिग्नेचर कर लिया गया था जो जापान से। वहाँ जब
जापान की यात्रा पर गए थे। तो फिलहाल में जैसे कि इसको अनुमोदित किया गया है, डाइट जापानी संसद है वहाँ पे, तो ये लागू हो गया फिलहाल में। तो यहाँ पे हम लोग को ये लिखना है कि जैसे कि ये जो समझौता है तो इससे हमें क्या लाभ होगा। तो इससे हमें ये लाभ होगा कि जो भी जैसे परमाणु संयंत्र से संबंधित जो भी प्रौद्योगिकी टेक्निक है वो हमें क्या करेगा, जापान हमें दे सकता है। और साथ ही जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनको विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए भी वो वित्त उपलब्ध करा सकता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, वित्त, ये इससे हमारे भारत को फायदा होगा, जिससे कि जो हमारे ऊर्जा संबंधित जो विकल्प हैं उसमें तेजी से बढ़ावा मिलेगा और हमारे ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति हो सकती है और विभिन्न टेक्नोलॉजी भी आएगी। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये भी देखना है कि जैसे कि जो ये जैसे कि भारत के अब तक कितने इस तरह कितने देशों के साथ समझौता कर लिया है, सिविल न्यूक्लियर डील्स कर लिया है। तो ये जैसे कि इसमें 10 टोटल देश हैं, जिसमें रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना, कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग देख लिए भारत जापान असैन्य परमाणु समझौता। अब हम लोग देख रहे हैं भारत नेट परियोजना का इसका द्वितीय चरण शुरुआत हुआ है फिलहाल में। तो ये द्वितीय चरण हम लोग जैसे कि इसकी जो न्यूज़ थी तो ये देखें। और फिर इसका जो दूसरे चरण का जो लक्ष्य है तो ये 1.5 लाख गाँवों को जो कवर करना, पंचायतों को कवर करना इसका मुख्य लक्ष्य है। और ये जो है कनेक्टिविटी, जैसे कि इसका जो लक्ष्य है एक तो 1.5 लाख तक गांव को, पंचायतों को कवर करेगा और 2019 तक ये सभी जिला पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। जैसे कि जो भी नेटवर्क है, इंटरनेट इत्यादि सुविधा वो उपलब्ध कराएगा, जोड़ेगा, विभिन्न ग्राम पंचायतों को जोड़ेगा। और फिर इसका जैसे प्रथम चरण था, ये प्रथम चरण की तिथि मार्च 2017 थी जो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इसको दूसरे चरण की इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर प्रथम चरण की सफलता को देखते हुए हम बात करें तो प्रथम चरण में भी इसको मतलब काफ़ी हद तक सफल हुआ है। 22% इंटरनेट कनेक्टिविटी विभिन्न पंचायतों को उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अब जो है दूसरे फेज़ में ये और भी मतलब कारगर बनाने के लिए इसमें ज़्यादातर 1.5 लाख गाँवों को इसमें लक्ष्य रखा गया है और फिर उनको कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात की गई है। और इसके अंतर्गत अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इससे ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई शिक्षा इत्यादि में जो है महत्वपूर्ण ये योगदान निभा सकती है। गांव भी इससे जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए भारत नेट परियोजना है। अब भारत नेट परियोजना है क्या, तो ये जैसे कि जो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है उसी को ये नाम ब्रांड जैसे इसी ब्रांड का है। तो इसका जैसे बाद में नाम चेंज कर दिया गया तो उसको रख दिया गया भारत नेट कर दिया गया। लेकिन पहले अगर ये नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ही था तो फिर ये क्या करेगा, तो ये कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनको कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये परियोजना चलाई जा रही है। और इसमें जैसे कि जो है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा जो भारत नेट को, जैसे कि अगर इस परियोजना के लिए जो खर्चे आएंगे तो वो ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। और फिर जैसे कि ये फंड क्या करता है इसके बारे में भी देख रहे हैं। तो ये क्या करता है कि ये सरकार मतलब केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए ही विकास किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ही फंड का स्थापना की, इस फंड की स्थापना की गई है। तो यही भारत नेट को वित्त पोषित करेगा, वित्त देगा, ताकि ये भारत नेट परियोजना फिलहाल में जो 1.5 लाख टारगेट रखा गया है उसको पूरा करे। तो हम लोग देख लिए भारत नेट परियोजना के बारे में देख लिए। और ये इसका दूसरा चरण शुरू है। पहला चरण ख़त्म हो चुका है मार्च में 2017 में। तो भारत नेट के बारे में भी देख लिए। और आज के लिए हम लोग पूरे जुलाई के थर्ड वीक को कवर किए। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग कवर किए, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण रहा। और फिर आप लोग को सिर्फ मतलब कि उसको याद भी रखना है, क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में ऐसे ही जो है अगर अभी से तैयार रखेंगे अच्छे से तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा से होगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।